हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और पिछली क्लास में हमने देखा है क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। ठीक है, भारत में भी और विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रथम चरण हम देख चुके हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक में। पढ़ते क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ चुके थे सेम ईयर में, मतलब जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ कब, 1914 में। उसी ईयर में एक प्रकरण हुआ है, एक घटना हुई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कामागाटा-मारू प्रकरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कामागाटा-मारू प्रकरण कह रहे हैं। थोड़ा नाम फनी है लेकिन आपको पढ़ना है। कब हुई घटना, घटना कब की है, 1914 की है। प्रकरण क्या है, कामागाटा-मारू प्रकरण। देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कामागाटा-मारू प्रकरण के बारे में। भारतीय मूल के एक हांगकांग निवासी हैं, भारतीय मूल के हांगकांग निवासी हैं। नाम क्या है उनका, बाबा गुरुदत्त सिंह। क्या नाम है, बाबा गुरुदत्त सिंह। भारतीय मूल के ये हांगकांग निवासी, और इन्होंने एक जापानी जहाज किराए पर लिया है। इन्होंने एक जापानी जहाज किराए पर लिया है। उस जहाज का नाम क्या है, कामागाटा-मारू। एक जहाज का नाम है, एक जापानी जहाज का नाम है, जो भारतीय मूल के हांगकांग निवासी गुरुदत्त सिंह जी ने किराए पर लिया है। ठीक है, अब किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को भरकर ले जा रहे हैं। कहां, कनाडा के वैंकूवर द्वीप ले जा रहे हैं। ठीक है, जो बाबा गुरुदत्त सिंह हैं, क्या है ये भारतीय मूल के हांगकांग निवासी हैं, और ये एक जापानी जहाज कामागाटा-मारू में 376 भारतीयों को लेकर कहां जा रहे हैं, कनाडा के वैंकूवर द्वीप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कनाडा के वैंकूवर द्वीप जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जहाज वैंकूवर पहुंचा है, तब वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इन यात्रियों को नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी है। नीचे उतरने की अनुमति दी ही नहीं, क्योंकि उनके सरकार के द्वारा अब किसी भी व्यक्ति को, अवैध व्यक्ति को घुसने में, मतलब जो बोलना चाहिए वीजा प्रणाली जो है, उस टाइम में वीजा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी विदेशी यात्री जो आ रहे हैं नया, ठीक है, उनके बसने पर कुछ रोक टोक लगाई गई है, और इस कारण से वहां के स्थानीय पुलिस ने इन यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी है। जब जहाज मई महीने में पहुंचा है, तब उन्हें उतरने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे जो यात्री है वो क्या है, नाराज है। यात्री नाराज हो गए। साथ ही साथ जो वैंकूवर में अन्य भारतीय रहते हैं, उन्होंने भी इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाई है। साथ उनमें 2-3 लोगों का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन है, हुसैन रहीम जी, बलवंत सिंह जी और सोहन लाल पाठक जी। इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने भारतीयों के लिए, जो भारतीय यात्री हैं उनके लिए बहुत संघर्ष किया कनाडा में, और एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम क्या है, शोर कमेटी। कमेटी का नाम क्या है, शोर कमेटी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में कि शोर कमेटी इनमें से किस घटना से संबंधित है। ध्यान रखना, इस कामागाटा-मारू प्रकरण संबंधित है। भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने हेतु कनाडा में हुसैन रहीम जी, बलवंत सिंह जी और सोहन लाल पाठक जी ने शोर कमेटी का गठन किया था। जब इस घटना की खबर अंग्रेज अधिकारियों को चली, तो उन्होंने आदेश दिया क्या, कि आप सीधे कलकत्ता ले आइए जहाज को, अब कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी कारण कामागाटा-मारू जहाज अब कहां जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, कलकत्ता वापस आ रहा है। जैसे ही कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर पहुंचा है, जैसे ही यह जहाज कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर पहुंचा है और यात्री नीचे उतरे हैं, यात्रियों में क्या है, बहुत गुस्सा है। कनाडा बसने गए थे और उन्हें उतरने नहीं दी गई, इसका गुस्सा है। और जो अंग्रेज सैनिक हैं, ठीक है, इस बात पे, किसी बात को लेकर इन दोनों के मध्य क्या हो गया है, मुठभेड़ हो गई। दोनों के मध्य मुठभेड़ हो गई, जिसमें 18 यात्री मारे गए। इसमें 18 यात्री मारे गए हैं एवं अनेक बंदी बनाए गए हैं। ठीक है, जब मुठभेड़ हुई उसमें 18 यात्री मारे गए। इसी घटना को हम लोग क्या बोले हैं, कामागाटा-मारू प्रकरण बोले। क्या बोले हैं, कामागाटा-मारू प्रकरण बोले हैं इसी घटना को। क्लियर है। अब देखते हैं होम रूल लीग के बारे में। हमने पढ़ा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, देखा कि नहीं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। उस टाइम हमने पढ़ा था क्या, कि गरम दल के जितने भी नेता हैं उनको बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और अंग्रेजों ने इन सब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, भीषण अलग अलग कार्यवाही करते हुए इन सब को जेल में बंद कर दिया। तभी तिलक जी को मराठा एवं केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 साल की
सजा सुनाई गई थी, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तिलक जी को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर 6 साल की सजा सुनाई गई। कब हुई थी जेल? 1908 में। कब हुई थी जेल? 1908 में। और छूटे कब हैं? 6 साल बाद 1914 में। छूटे कब हैं? 1914 में या जेल से छूटे हैं। जब जेल से छूट गए हैं तब भारतीय राजनीति को देखते हुए इन्होंने एक आंदोलन करने का फैसला लिया। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? होम रूल लीग आंदोलन बोले या फिर होम रूल आंदोलन बोले। ठीक है, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन तिलक जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, ध्यान देना, तिलक जी के साथ एक व्यक्ति और है, दोनों मर्ज नहीं है, लेकिन दोनों ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी रखना, तिलक जी कहां से छूटे हैं? जेल से छूटे हैं, और जेल से छूटकर उन्होंने भारत में होम रूल लीग स्टार्ट किया है। अब इस शब्द के बारे में आते हैं, इस शब्द के बारे में समझते हैं कि होम रूल का मतलब क्या है। ध्यान देना, एक होम रूल एक आयरिश शब्द है, आयरलैंड से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है होम रूल की। ठीक है, होम रूल का मतलब क्या है? स्वशासन, स्वशासनी। ठीक है, होम रूल का मतलब क्या है? स्वशासन मतलब खुद पर ही शासन। मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे भारत देश है, भारत देश में भारतीयों के द्वारा भारत का शासन चलाया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? होम रूल बोलेंगे, स्वशासन बोलेंगे। अब देखते हैं कि भारत में किन किन लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया है। तो 2 लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तिलक जी खुद हैं और साथ ही साथ उनके पैरेलल में ही एक और व्यक्ति है जिन्होंने भारत में होम रूल लीग चलाया है। कभी भी ध्यान देना, कभी भी ये दोनों जो गुट है मर्ज नहीं हुए हैं, और पैरेलली और इंडिपेंडेंटली दोनों ने होम रूल चलाया है। कौन कौन है? तिलक जी हैं और दूसरी कौन? एनी बेसेंट जी। कौन है? एनी बेसेंट जी। भारत में इन 2 लोगों ने होम रूल लीग चलाया। कब? 1916 के आसपास। कब? 1916 में इन लोगों ने होम रूल लीग चलाया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? हम देना, अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं एनी बेसेंट जी के द्वारा सितंबर में, कब? सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा कब? अप्रैल में, इनके द्वारा सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब ध्यान देना, स्थापना कहां हुई थी? हेडक्वार्टर क्या था? तिलक जी का जो स्थापना है, तिलक जी ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, कहां की थी? बेलगांव में। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। यहां पर तिलक जी ने होम रूल की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना की है अडियार में की है, जो कि मद्रास में अवस्थित है। जो कहां अवस्थित है? मद्रास में अवस्थित है अडियार। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये 2 लोगों के नाम आपको याद रखना है। पहला कौन सा? तिलक जी और एनी बेसेंट जी। इन लोगों ने भारत में होम रूल स्टार्ट किया था, सबसे पहले तिलक जी ने किया था। ठीक है, अब इन दोनों का जो होम रूल लीग है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कभी भी मर्ज नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, तो तिलक जी का होम रूल लीग है वो क्षेत्रीय है। तिलक जी का होम रूल लीग जो है वो क्षेत्रीय है, जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रांत में और कर्नाटक में फैला हुआ है। फिर से बोल रहा हूं मैं, तो तिलक जी का होम रूल लीग है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रांत एवं बरार वाले हिस्से में फैला हुआ है। और इन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में होम रूल चला रहे कौन? एनी बेसेंट जी। तिलक जी का होम रूल क्षेत्रीय केवल और केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार के हिस्सों में चल रहा है। तिलक जी होम रूल चला रहे हैं, जबकि एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग पूरे भारत में चल रहा है। इन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में एनी बेसेंट जी चला रही है, होम रूल लीग चला रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किनका होम रूल लीग क्षेत्रीय था, होम रूल लीग का स्वरूप क्षेत्रीय था, और किनका अखिल भारतीय था। ध्यान देना, एनी बेसेंट जी का जो होम रूल लीग है वो अखिल भारतीय है, जबकि तिलक जी का जो होम रूल लीग है उसका स्वरूप कैसा है? क्षेत्रीय है। अब 2 लोगों के नाम और आपको याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए यहां पे लिखवा दिया हूं मैं कि तिलक जी का जो होम रूल लीग है उसमें जोसेफ बैप्टिस्टा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। जोसेफ बैप्टिस्टा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तिलक जी ने अपने होम रूल लीग का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया था। वहीं एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग में जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है, एक पढ़ेंगे अरुंडेल समिति के बारे में, वही जॉर्ज अरुंडेल है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन बात। ठीक है, तो जॉर्ज अरुंडेल हैं, वो एनी बेसेंट जी के
होम रूल लीग के क्या थे, सचिव थे। क्या थे, सचिव थे। ठीक है, अब जो होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कर दिया, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने भी कर दिया, लेकिन इस होम रूल लीग का प्रचार कैसे करेंगे, समाचार पत्र, समाचार पत्रों के द्वारा अपने अपने होम रूल लीग का ये दोनों प्रचार प्रसार करेंगे। देखते हैं तिलक जी ने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया है। तिलक जी ने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से क्या किया है, अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। वहीं एनी बिशन जी ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया है। और ये दोनों होम रूल लीग जो है आपस में पैरेलली चल रहे हैं, कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे को मर्ज नहीं किया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी है। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, संगठन का नाम क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ध्यान देना, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो इस होम रूल लीग के खिलाफ हैं, और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के किसी भी मेंबर को इस होम रूल लीग में शामिल होने से मना किया गया है। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, उसके किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को इस होम रूल लीग में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्लियर है, ये खत्म होता है कि आपका होम रूल लीग अब आपका समाप्त होता है। देखते हैं आगे। देखते हैं अब लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ है कब, 1916 में। कब हुआ है, 1916 में। ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्री में भी और मेन से भी इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है। ध्यान सुनना, ठीक है, क्योंकि इस चीज में गलती करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं बेसिक चीजों को समझने में। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं बताऊंगा मैं, सुनिए। अभी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ है, 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन है, अंबिका चरण मजूमदार जी। कौन है, अंबिका चरण मजूमदार जी कांग्रेस के इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ये लखनऊ अधिवेशन दो चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्या है, 1907 में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में, जो सूरत विभाजन में क्या हुआ था, कांग्रेस है नरम दल एवं गरम दल में बढ़ गई थी। कौन सा अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट में, नरम दल एवं गरम दल में बढ़ गई थी। उस नरम दल एवं गरम दल का मिलन हो गया। इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल अब वापस से मर्ज हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। अब वो दो अलग गुट नहीं है, फिर से गरम दल को कांग्रेस के अंदर समाहित कर लिया गया है। मतलब क्या है, नरम दल एवं गरम दल का मिलन हुआ है इस लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये अलग चीज है। और दूसरा पॉइंट क्या है, लखनऊ समझौता। क्या है, लखनऊ समझौता। ध्यान देना, गलती ये करते हैं बच्चे कि लखनऊ समझौते में अगर क्वेश्चन पूछा है लखनऊ समझौता क्या है, ध्यान देना उसमें यह नहीं आएगा कि नरम दल एवं गरम दल का मिलन हुआ, ये अलग है। ठीक है, ये अलग चीज है और लखनऊ समझौता अलग चीज है। तो अगर लखनऊ समझौता के बारे में पूछ रहा है तो उसमें नरम दल एवं गरम दल का मिलन ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर ये लखनऊ समझौता है क्या, लखनऊ समझौता है क्या। ध्यान देना, ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुए समझौते को हम लोग क्या बोले हैं, ये लखनऊ समझौता बोले। क्या बोले हैं, लखनऊ समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ है, यह समझौता हुआ है। हमने देखा है क्या 1906 में क्या बन गया है, मुस्लिम लीग बन गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के प्रति अपने वफादारी प्रस्तुत कर चुके हैं, साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए, मुस्लिमों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के करीब जा रहे हैं। लेकिन अभी आते आते उनको भी समझ में आ रहा है कि जो अंग्रेज है भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और भारतीयों को
संवैधानिक अधिकार उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग संवैधानिक सुधार के लिए आपस में एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग संवैधानिक सुधारों की मांग के लिए एक साथ आने को एग्री हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग की एक शर्त है क्या कि जो कांग्रेस और भारतीय 1909 में क्या हुआ था, माल्य मिंट सुधार अधिनियम आया था और उसमें मुसलमानों को क्या मिला है, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। अभी तक जो कांग्रेस है और भारतीय हैं इस पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की मुस्लिम लीग की मांग क्या है कि कांग्रेस बिना किसी विवाद के अब इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर ले, और कांग्रेस इस बात के लिए एग्री हो गई है। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और इस बात पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, लखनऊ समझौता बोले हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ यह समझौता है। क्यों हुआ था, संवैधानिक सुधारों के लिए आपस में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों मिलकर बैठकर एक साथ काम करेंगे, इस बात के लिए दोनों एग्री हो गए। उसी को हम लोग क्या बोले हैं, लखनऊ समझौता बोले हैं। शर्त क्या थी, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया प्री में, इनमें से किस व्यक्ति ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था, उनका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय जी। नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय जी ने इस लखनऊ समझौते का भारी विरोध किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी समझौता तो हो गया, समझौता हो चुका है और यह असहयोग आंदोलन तक बना रहेगा। यह समझौता जो है, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो नजदीकियां हैं वह असहयोग आंदोलन तक बनी रहेगी। 1916 से लेकर 1920 तक इनकी नजदीकियां बनी रहेंगी। ठीक है, इसी बीच 1919 में क्या आ रहा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। क्या आ रहा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। अब इनके प्रावधानों के बारे में आप संविधान में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, बस यहां पे लिखवा दे रहा हूं मैं कि बीच में आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। कब आया था, 1919 में। व्यवस्था क्या थी, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया है इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम में, जहां प्रांत के विषयों को दो पार्टे बांटा गया था, आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय। ठीक है, इनमें से एक में क्या बोल रहे हैं, गवर्नर और मंत्री डिसीजन लेंगे, जबकि दूसरे में गवर्नर और गैर मंत्री सदस्य डिसीजन लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतिहास के दृष्टिकोण से हमने देखा क्या, 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ साथ सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय को और अन्य यूरोपियंस को भी पृथक निर्वाचन के अंतर्गत शामिल किया गया है। किनको, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को एवं अन्य यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था उनके लिए भी अपनाई गई है। मतलब क्या है, भारत में सांप्रदायिकता को फिर से बढ़ावा दे रहा है, सांप्रदायिक व्यवस्था को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है इन अंग्रेजों के द्वारा। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीयों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। सांप्रदायिकता का विकास हुआ है इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, इसी बीच 9 जनवरी 1915 को कौन आया भारत में, गांधी जी। कौन आ गया, गांधी जी आ गए हैं। अब पढ़ने वाले हैं अपन गांधीवादी युग के बारे में, मतलब गांधी जी के लीडरशिप में जो आंदोलन भारत में होने वाले हैं, जो संघर्ष वो करेंगे, उनके बारे में अपन गांधी युग में पढ़ेंगे। ठीक है, 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा भारत की आजादी में। ठीक है, जो भी घटनाएं हो रही है उनमें गांधी या तो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका गाइडेंस रहता ही है। ठीक है, इसलिए आगे से जो भी बात होगी उनमें गांधी जी कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, गांधीवादी युग बोले। क्या बोले हैं, गांधीवादी युग। डाली हेडिंग, अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डाली हेडिंग, गांधीवादी युग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गांधीवादी युग के बारे में, जो कब से कब तक माना गया है, 1919 से लेकर 1947 तक। ध्यान देना, गांधी जी कब आए यहाँ पर भारत में, 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि कब उभरी है, 1919 में उभरी है। इसी कारण क्या बोले हैं, गांधीवादी युग 1919 से लेकर 1947 तक माना गया। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि कब उभरी है, 1919 के आसपास
आसपास उभरी है। 1919 के आसपास पूरे भारत में लोग गांधी जी को पहचानने लगे हैं एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। ठीक है, अब इनके बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि उनका जन्म कहां से हुआ लेकर, और भारत कैसे आए, कब आए, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनसे भी कभी कभी प्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार तो ये पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ है, कब हुआ है, इससे ही बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सी चीज है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि जहां पर एंकर आता है ना, पूछता है गांधी जी का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, लोग बता नहीं पाते हैं। ठीक है, सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कहां हुआ है? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ है। एक बार यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक है, सर बता ना, कूट मिलाइए, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है वाला। उसमें एक ऑप्शन था इनका जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग उस ऑप्शन को राइट टिक के थे, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं है। तो गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ, ना कि सूरत में जन्म हुआ। ठीक है, और जो एक अलग सा आंसर था जो कभी सुने नहीं है, उसको सबने टिक मार दिया। ठीक है, ध्यान देना, जो गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ, ना कि सूरत में। कहां हुआ जन्म हुआ? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी जी। माताजी का नाम क्या है? पुतलीबाई। पुतलीबाई। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जी इनके पिता का नाम था। माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई का नाम था पुतलीबाई। जब ये 13 वर्ष के थे, जब गांधी जी 13 वर्ष के थे, तब इनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ है। जब ये 13 वर्ष के थे, तब इनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ है। ठीक है, कम उम्र में क्या हो गया? बाल विवाह हो गया। गांधी जी का कम उम्र में क्या हो गया था? बाल विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है, और 1888 में 1888 में वो कानून की पढ़ाई करने के, लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहां गए हैं? इंग्लैंड गए हैं। लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। कब? 1888 में गांधी जी कहां चले गए हैं? इंग्लैंड चले गए हैं। 3 साल की डिग्री है। 3 साल बाद उन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिल गई है, बैरिस्टर की डिग्री मिल गई है। 1891 में वो बैरिस्टर बन गए हैं, और बैरिस्टर बनते ही कहां गए हैं? वापस भारत आ गए हैं। ठीक है, हमारे अभी होता है कॉलेज खत्म, मतलब अगले दिन घर पहुंचना है। वैसे इनका हो गया गांधी के साथ, जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई है, वापस कहां गया? भारत। गांधी जी वापस भारत आ गए हैं। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री मिली है, और ये भारत वापस आ गए हैं इंग्लैंड से। ठीक है, ध्यान देना, जो बताया हूं मैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए हैं। तो वापस कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं, और उसी उपलक्ष्य में अपन क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अभी जब आए हैं तब इस उपलक्ष्य में कुछ नहीं मनाया गया है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में कुछ भी नहीं मनाया गया है। अभी बैरिस्टर की डिग्री लेकर कहां गए हैं? भारत वापस आ गए हैं। अब जब भारत में है, तब 1893 में 1893 में एक गुजराती व्यापारी नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला जी। नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला जी। और इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में एक मुकदमा है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कहां है मुकदमा? साउथ अफ्रीका में। और उनके मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी को दादा अब्दुल्ला फोर्स करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चलिए मेरे मुकदमे की पैरवी कीजिए। और इनके मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी अब कहां जाएंगे? साउथ अफ्रीका जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका जाने वाले हैं। ठीक है, 1893 में गुजराती व्यापारी नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला। और इनके मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी अब कहां गए हैं? दक्षिण अफ्रीका चले गए हैं। ठीक है, गांधी कहां गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। तब वहां पर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में अभी रंगभेद बहुत ज्यादा था इस समय में, अभी भी चल रहा है। ठीक है, वहां के जो हालात हैं अभी उतने अच्छे नहीं है। बीच में एक कानून यह भी आया था कि गोरों की बस्ती अलग हो जाएगी और अश्वेतों की बस्ती अलग हो जाएगी, लेकिन इसका पूरे विश्व में भारी विरोध हुआ था। ठीक है, पूरे विश्व में भारी विरोध हुआ था इस बात का। सारी क्रिकेट टीम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उनके देश में जो अश्वेत हैं, उनका ये कहना है क्या? क्रिकेट टीम में उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसी कारण सरकार शायद क्रिकेट बोर्ड को अपने अंडर में ले ले, ऐसा प्रावधान वहां पे
हो सकता है भविष्य में, ठीक है। वो वहां पे अभी भी रंग भेद की समस्या चल रही है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उस समय तो इस समय बहुत ज्यादा थी जब गांधी जी वहां गए हैं, तब उनके साथ एक घटना हुई, गांधी जी के साथ एक घटना हुई है। उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरिसबर्ग कांड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरिसबर्ग कांड कहते हैं। जगह का क्या नाम था, मोरिसबर्ग। जगह का नाम क्या है, मोरिसबर्ग। गांधी जी कहां जा रहे हैं, डरबन से जा रहे हैं प्रिटोरिया। गांधी जी डरबन से आ रहे हैं कहां पर, प्रिटोरिया, और उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, फर्स्ट क्लास की टिकट है। तब मोरिसबर्ग नामक स्टेशन पर, मोरिसबर्ग नामक स्टेशन पर एक गोरा व्यक्ति आया है, और गांधी जी के पास टिकट होने के बावजूद, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको फर्स्ट क्लास के बोगी से उतार दिया गया, उन्हें उतार दिया गया है, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरिसबर्ग कांड कहते हैं, क्योंकि वे अश्वेत थे, इसी कारण रंग भेद की नीति का शिकार हुए हैं। और उस टिकट कलेक्टर ने, टिकट चेकर ने गांधी जी को टिकट होने के बावजूद उस डिब्बे से निकाल दिया है, ठीक। उन्हें धक्का भी दिया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरिसबर्ग कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरिसबर्ग कांड। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए। देख रहे हैं क्या कि वहां अश्वेतों के साथ, जो प्रवासी एशियाई लोग हैं, उनके साथ वहां बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रंग भेद की समस्या आ रही है, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। इसीलिए उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए गांधी जी 1893 से 1914 तक, 1893 से लेकर 1914 तक उनके लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने जगह जगह जुलूस किए हम, ठीक है, अनेक संगठनों की स्थापना की है, ताकि अश्वेतों को और एशियाई जो प्रवासी लोग हैं वहां निवास कर रहे हैं, उन सबको उनका अधिकार मिले, एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर पाए। इसीलिए उन्होंने 1914 तक, 1893 से 1914 तक संघर्ष किया है। किसने किया है, गांधी जी ने किया है, ठीक है। किनके लिए, एशियाई अप्रवासियों के लिए वहां पर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने संघर्ष किया है। साथ ही साथ उन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की है। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की है, ठीक है। अगर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ए ह्यूम आएगा। लेकिन अगर पूछा है क्या, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की है, आंसर क्या आएगा, गांधी जी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, कब, 1894 में। अब इसी बीच गांधी जी का एक बार आगमन हुआ भारत में, एक बार आगमन हुआ, ठीक है। एक बार यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब हिस्सा लिया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया क्या, गांधी जी ने प्रथम बार, सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कब हिस्सा लिया था। अब नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक क्या है कि गांधी जी 1915 में भारत आए हैं, तो उसके बाद का जो भी ऑप्शन दिख के है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको टिक कर देंगे अपन। अगर मैं भी बिना पढ़े जाऊंगा तो मैं भी वही टिक करूंगा, क्योंकि हम सबको पता है क्या, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं, और उसके बाद ही कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हम सबका मानना रहता है। लेकिन ध्यान देना, गांधी जी एक बार 1901 में कहां हैं, भारत आए। कहां आए हैं, भारत आए हैं, और एक साल बाद ही वापस चले गए, एक साल बाद ही वापस साउथ अफ्रीका गए हैं, 1902 में वापस चले गए साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बीच उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया है, कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लिया है। गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लिया था, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या आएगा, 1901 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। 1915 के बाद का ऑप्शन जो होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को कि 1901 में भारत आए थे, और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब अगले फैक्ट पढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है, 1903 में गांधी जी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा, इंडियन ओपिनियन। कौन सा, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी ने प्रकाशित किया था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र गांधी जी ने प्रकाशित किया था। इनकी पत्रिका है, नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अब इन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की भी स्थापना की है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की है। आश्रम के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है प्री में। कौन कौन सा आश्रम है, 1904 में डरबन एक शहर का नाम है, साउथ अफ्रीका में एक शहर है, नाम क्या है, डरबन। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। वहीं 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। फिर से बोल रहा हूं मैं, गांधी जी ने
साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की है। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। वहीं 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। हमने पढ़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या पढ़ा था? प्रथम विश्व युद्ध। वहां पर मैं बताऊं क्या कि गांधी जी ने इस युद्ध के समय कहां गए? गांधी जी ब्रिटेन गए हैं और वहां पर जो अंग्रेज हैं उनकी सेवा के बदले में उन्हें केसर हिंद की उपाधि मिली थी। इस बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी कहां गए हैं? ब्रिटेन गए हैं और वहां पर जो ब्रिटेन के सैनिक घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हें एम्बुलेंस कोर का गठन किया था। एम्बुलेंस कोर नामक संगठन का गठन किसने किया था? गांधी जी ने किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और उस समय जो ब्रिटेन के सैनिक घायल हो रहे हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां के ब्रिटेन में मौजूद भारतीयों को संगठित करके गांधी जी ने वहां पर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया था, ताकि ये जो लोग हैं वो घायल सैनिकों को कहां ले जा सके? अस्पताल ले जा सके। और उनकी इन्हीं सेवा के बदले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1915 में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया इनको, गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन के सैनिक जो घायल हो गए हैं उनकी सहायता के लिए एम्बुलेंस कोर का गठन किया था। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और, इनके राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनका नाम कुछ देर पहले और पढ़े। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो कि क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने एक बात कहा था, क्या? गांधी जी जब भारत आए हैं तब इन्होंने कहा क्या? पहले एक दो साल देखिए, पूरा भारत भ्रमण कीजिए और जानिए, भारत को जानने का प्रयास कीजिए कि लोग यहां पर कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान अपनी आंखें खुली रखना और मुंह बंद रखना। ठीक है, आंख और जो कान है वो खुली रखना और जो मुंह है बंद रखना। ऐसी सलाह गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को दी थी। ये क्या है? इनके राजनीतिक गुरु हैं। अब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां है? भारत में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए हैं। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी का दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गांधी जी कहां हैं? साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं और इसी उपलक्ष्य में यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब भारत आकर उन्होंने फिर से 2 आश्रम की स्थापना की है। भारत ने भी इन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की है। कौन कौन से? साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा भारत में की गई है। कौन कौन से आश्रम है? साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी जी जो है कांग्रेस जुड़े रहे हैं, कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ध्यान देना, केवल और केवल एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। कब की बात है? 1924 की बात है। अधिवेशन कहां हुआ था? बेलगांव में हुआ है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कब? 1924 में। ठीक है, ये बेलगांव अधिवेशन है केवल और केवल इसीलिए फेमस है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1924 में। ये आपको याद रखना है, याद कर लीजिए। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, जो कर्नाटक में है। कब? 1924 में। ठीक है, अब इनके 4 पुत्र हैं। गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन से? हरिलाल जी, मणिलाल जी, देवदास जी और रामदास जी। ठीक है, पूछ सकता है अगर भूले भटके एकदम टफ बनाना पेपर, एकदम ही टफ, तब पूछ सकता है। हालांकि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, इनके 4 पुत्रों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, हरिलाल जी, मणिलाल जी, देवदास जी और रामदास जी क्या है? इनके 4 पुत्र हैं। 2 लाल हैं, 2 दास हैं। हरिलाल, मणिलाल, ठीक है, 2 लाल हुए, और देवदास जी, रामदास जी, 2 दास जी हैं। ठीक है, अब यूपीएससी एक बार जज्बातों से खेल गया है। ठीक है, पूछ रहे क्या कि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं कौन? ठीक है, पूछ रहे क्या गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं कौन? ध्यान देना, जमुना लाल बजाज जी। जमुना लाल बजाज जी
गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि गांधी जी और इनके मध्य एक अलग ही लगाव था, पुत्र के समान स्नेह उन्होंने जमुनालाल बजाज जी को दिया है। इसी कारण बोला गया कि क्या कि गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में हम जानते हैं इसको जमुनालाल बजाज जी, जमुनालाल बजाज जी को गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब गांधी जी की एक आत्मकथा है, गांधी जी की एक आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये क्या है? गांधी जी की आत्मकथा है। क्या है ये? गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा है। अब ध्यान देना, गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिली है, गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिली है। उन उपाधियों के बारे में भी हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बापू। गांधी जी को बापू किन्होंने कहा? ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला? इन्हें बापू की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। ठीक है, दूसरा है क्या? राष्ट्रपिता। दूसरा क्या है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तीसरी उपाधि क्या है? महात्मा। तीसरी उपाधि क्या है? महात्मा। यह उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अब गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी एक उपाधि दी है, वो भी आपका रखना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी गांधी जी ने। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी, और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला? इनको महात्मा बोला। दोनों ने एक दूसरे को एक उपाधि दी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को क्या बोला है? महात्मा बोला है, जबकि महात्मा गांधी जी ने टैगोर जी को क्या बोला था? गुरुदेव बोला। क्या बोला है? गुरुदेव बोला है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? 4 उपाधि है गांधी जी को जो मिली है। पहला क्या है? बापू। किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है। महात्मा किसने बोला है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स का है। अब देखते हैं गांधी जी के आंदोलन के बारे में। जब भारत आ गए हैं तब भारतीयों के लिए, भारत की आजादी के लिए कौन कौन सी कार्य करेंगे, उनके बारे में अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? चंपारण आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? चंपारण आंदोलन। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं गांधी जी के अगले आंदोलन चंपारण आंदोलन के बारे में। कौन सा आंदोलन है? चंपारण आंदोलन, जो हुआ है कब? 1917 में। कब हुआ है? 1917 में। चंपारण कहाँ है? वर्तमान बिहार में। कहाँ है? बिहार में है चंपारण। ठीक है, जो हमारा चंपारण छत्तीसगढ़ का वो अलग है, ये चंपारण अलग है। ठीक है, ये चंपारण कहाँ है? बिहार में है, जहां पर एक आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया है। कब? 1917 में। कब किया गया है? 1917 में। अब चलते चंपारण में वहां पर हो क्या रहा है, गांधी जी ने आंदोलन क्यों किया, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना, यहां पर जो चंपारण है बिहार है, वहां पर अंग्रेज है उन्होंने वहां के स्थानीय किसानों से डील की है और उनसे ये बात मनवा ली है क्या कि वे अपने जमीन के कुछ हिस्से पर नील की खेती करेंगे। किसकी खेती करेंगे? नील की खेती करेंगे। इस हेतु उन्होंने वहां के स्थानीय किसानों से एक एग्रीमेंट किया है, एक डील किया है, और उस डील को हम लोग क्या बोलते हैं?
तीन कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कठिया पद्धति कहते हैं। कठिया, तीन कठिया पद्धति है क्या? देखते हैं ये तीन कठिया पद्धति है क्या। सपोज दैट आपके पास 20 एकड़ खेत है, ठीक है। 20 एकड़ खेत में से अगर 3 एकड़ खेत, 20 एकड़ खेत में से 3 एकड़ खेत पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। जितना भी आपका भूभाग, जितना भी आपके पास जमीन है, उसके 3/20, उसके 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। बाकी हिस्से पर, बाकी 17/20 हिस्से पर आपका जो मन है वो कीजिए, लेकिन आपके कुल भूभाग के 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। यह एग्रीमेंट अंग्रेज नील बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ किया है और किसानों ने यह डील स्वीकार कर लिया। ये किसानों ने यह डील स्वीकार कर ली है। ध्यान देना, किसानों के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है, बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि अनाज नहीं है, ये क्या है? नील है, जिसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कपड़ों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब क्या है कि जो किसान हैं वो इसको खुले मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। जो नील बागान मालिक हैं, जो कंपनी चलाते हैं, केवल और केवल वही खरीद पाएंगे। इसको खुले मार्केट में बेचने से इसकी कीमत नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब क्या है, जो नील बागान मालिक हैं वो मनमाने कीमत पर इनसे नील खरीदते हैं, बहुत ही कम कीमत पर इनसे नील खरीदते हैं। साथ ही साथ जो नील की खेती है, नील की खेती से जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ क्षमता है, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज्यादा उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है नील की खेती से, ठीक है। इस कारण किसानों के लिए क्या है? बहुत ही घाटे का सौदा है। इसी बीच गरीबी में आटा गिरा वाला बात हो गई है। क्या हो रहा है जर्मनी में, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के एंड में क्या हो रहा है? जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। जर्मनी में रासायनिक रंगों की, केमिकल कलर्स की खोज हो गई है, जिसने इस नील हम उगा रहे हैं भारत में, उसकी मांग को लगभग खत्म कर दिया। उसकी मांग को लगभग खत्म कर दिया है जर्मनी में विकसित हुए रासायनिक रंगों ने। तब इस नील बागान मालिकों ने यहां से नील खरीदना बंद कर दिया, यहां से नील खरीदना बंद कर दिया है। अब ध्यान देना, किसानों के पास प्रोडक्शन हो चुका है और एक नील बागान मालिक उस नील को खरीद नहीं रहे हैं। तब किसान करेंगे क्या? उनके पास तो भूखे मरने वाली नौबत आ गई, क्योंकि उनको जो पैसा है वो मिल नहीं रहा है। जब पैसा नहीं मिल रहा है तब उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड किया क्या कि जो 3/20 से 3 कठिया पद्धति है, इसको समाप्त किया जाए, इस पद्धति को समाप्त किया जाए, क्योंकि आप तो नील खरीद ही नहीं रहे हो। तब इस मौके का फायदा उठाने वाले कौन? ये नील बागान मालिकों ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा है। बोला है क्या कि अगर आपको इस एग्रीमेंट से मुक्त होना है, अगर आपको इस 3 कठिया पद्धति से मुक्त होना है, तो आपको एक भारी भरकम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, एग्रीमेंट से मुक्त होना, तो आपको एक भारी भरकम कीमत अदा करना पड़ेगी, ठीक है। किसान वैसे ही गरीब है और ये जो महाशय लोग एक भारी धन की मांग इनसे कर रहे हैं, जिस कारण जो चंपारण किसान हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं और उन्हें पता चलेगा कि गांधी जी नाम के व्यक्ति कहां है? भारत वापस आए हैं, जो गरीबों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तब एक जेंटलमैन है, नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल जी। नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल जी। और ये गए हैं गांधी जी के पास। कहां गए हैं? गांधी जी के पास गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने गए कि आप चंपारण आइए और यहाँ के किसानों की जो दुख है उसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा विरोध कीजिए और इनको, किसानों को इस बेकार पद्धति से मुक्त कराइए, ठीक है। गांधी जी तब उनके रिक्वेस्ट पर कहां जाएंगे? चंपारण जाएंगे। गांधी जी इनके रिक्वेस्ट पर कहां गए हैं? चंपारण गए हैं। अब जैसे ही यह बात अंग्रेजों को समझ में आई है कि गांधी जी आए हैं, उनकी हालत खराब हो गई है और अनन फनन में उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में कहा गया है क्या कि गांधी जी तुरंत जिला छोड़ दे, गांधी जी को तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है, ठीक है। और इस बात को लेकर गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आरंभ कर दिया है, ठीक है। और एक ऐसी पर्सनालिटी के स्वामी है गांधी जी जिसने सभी भारतीयों से क्या किया? कनेक्ट किया। अब जैसे सत्याग्रह में वो बैठे हैं, पूरा चंपारण उनके इस सत्याग्रह में शामिल हो गया और इस भीड़ को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई है और उन्होंने तुरंत इस 3 कठिया पद्धति की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है कि तुरंत एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। और उस कमेटी में गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया, ठीक है। तुरंत आनन फानन में अंग्रेजों ने आदेश दिया क्या कि एक कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी में गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया है।
गांधी जी कमेटी के अन्य मेंबर को समझाने में कामयाब रहे कि ये 3 कठिया पद्धति है, शोषणकारी है, बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये समझाने में गांधी जी सफल रहे हैं। इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया है। साथ ही साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट में पैसा लगा है, उसका 1/4 हिस्सा किसानों को वापस भी किया गया है। इस एग्रीमेंट में जो पैसा लगा था, उस एग्रीमेंट का 1/4 पैसा किसानों को वापस मिला है। ध्यान देना, इससे पहले किसानों की मांग क्या थी कि इनको पूरा पैसा मिले, पूरा पैसा मिल जाए, ये प्रयास करना है। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या कि 1/4 पैसा मिला है, ठीक है, पैसा कम मिला है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमारी विजय हुई है, क्योंकि अंग्रेज जो है पहली बार झुके हैं, उन्हें उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। इसी कारण भले ही 1/4 पैसा मिला है, लेकिन गांधी जी प्रसन्न है क्या कि सैद्धांतिक रूप से हमारी विजय हुई है, अंग्रेजों को झुकना पड़ा है। ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण आंदोलन का इनका पहला सफल सत्याग्रह। ठीक है, अब देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। देखते हैं क्या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में बात कब की है? फरवरी मार्च 1918 की बात कब की है? फरवरी मार्च 1918 की, जहां पर अहमदाबाद में एक मिल है, वहां के मजदूर आंदोलन कर रहे हैं किसी बात को लेकर। अब बात क्या है देखते हैं, बात क्या है जानने का प्रयास करते हैं। इस समय फरवरी मार्च में क्या हो रहा है अहमदाबाद में? वहां पर प्लेग फैला हुआ है। 1918 के समय में अहमदाबाद में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। जब प्लेग की बीमारी फैली हुई है, तब जो मिल प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उन्होंने किसानों को बोनस दिया। क्या दिया? किसानों को बोनस दिया है। मजदूरों को, किसान बोला क्या मैं? मजदूरों को। मिल में मजदूर काम करने, किसान नहीं करते। ठीक है, अहमदाबाद में जो मिल है, वहां के जो मजदूर हैं, उनको मिल मैनेजमेंट के द्वारा क्या दिया जा रहा है? बोनस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बोनस, क्योंकि वहां पर प्लेग फैला हुआ है और प्लेग फैलने के बावजूद जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोनस दिया जा रहा है। अब कुछ दिन बाद प्लेग की बीमारी खत्म हो गई है, तब मिल मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि अब बोनस को समाप्त किया जाएगा। जब प्लेग खत्म हो गया, तब बोनस समाप्त करने की घोषणा मिल मैनेजमेंट ने की है। ध्यान देना, कब की बात है? 1918 की बात कब की है? 1918 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ, तब वस्तुओं की शॉर्टेज हो गई, पूरे विश्व में वस्तुओं की शॉर्टेज हो गई है, और इसी कारण सभी वस्तुओं के दाम जो है बढ़ गए हैं, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। तब मजदूरों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया क्या कि ये जो बोनस दिया जा रहा है वो उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें कटौती ना की जाए, क्योंकि जो वस्तुओं के दाम है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी कारण बोनस में किसी भी तरह की कटौती ना की जाए, ऐसी रिक्वेस्ट मजदूरों के द्वारा की गई है। लेकिन जो मिल मैनेजमेंट है इस बात को मानने से मना करता है। तब मजदूर किनको बुला के लाए हैं? गांधी जी को बुला के लाए हैं, और गांधी जी के द्वारा पहले डीप स्टडी की गई कि जो 35% जो बोनस मांग रहे हैं मजदूर, वो सही है कि नहीं, और पूरा स्टडी करने के बाद गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला क्या कि मजदूर जो बोनस की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। ऐसी मांग किसने रखी है? गांधी जी ने रखी है मिल मैनेजमेंट के समक्ष। अब गांधी जी जब आए हैं, तब उसका वेटेज अलग पड़ गया है। मिल प्रशासन जो है हड़बड़ा गया, मिल मैनेजमेंट अब हड़बड़ा गया है। ठीक है, और उन्होंने एक घोषणा क्या की है कि हम 20% बोनस देने को एग्री होते हैं। 35 तो नहीं देंगे, लेकिन 20% बोनस देने को एग्री होते हैं, और जो भी मजदूर इस 20% बोनस को नहीं मानता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी धमकी भी इस मिल मैनेजमेंट ने दी है, और इस बात को सुनकर गांधी जी रुष्ट हो गए हैं। ठीक है, और उन्होंने तुरंत अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने अहमदाबाद में अब अनशन आरंभ कर दिया है इन मजदूरों के अधिकारों के लिए। ठीक है, जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए हैं, तब मिल मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी धनी गांधी जी की, उनसे हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है। आंदोलन किनका है? मजदूरों का। लेकिन मजदूरों के साथ साथ जो अन्य व्यक्ति है भारतीय, वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि लीड कौन कर रहा है? गांधी जी लीड कर रहे हैं। इसी कारण पूरा जनमानस उनके साथ आ गया है इनके विरोध में शामिल होने के लिए। ठीक है, तब मिल मैनेजमेंट ने
घबरा कर ये जो मामला है किसको सौंप दिया है, एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है, न्यायाधिकरण को सौंप दिया है। मिल मैनेजमेंट ने यह मामला एक न्यायाधिकरण को, ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है। जब ट्रिब्यूनल के पास मामला गया है तब उन्होंने स्टडी किया और बोला है क्या कि जो 35% बोनस की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपको बोनस देना चाहिए। और बोनस देने की बात इन्होंने, इस ट्रिब्यूनल ने आदेशित किया, मिल मैनेजमेंट को आदेशित किया गया कि आप मजदूरों को 35% बोनस देंगे। मतलब क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सफल रहा है और क्या सफल रहा है, चंपारण आंदोलन भी सफल रहा है गांधी जी का। ये दोनों आंदोलन अभी सफल रहा है। ठीक है, गांधी जी के अगले आंदोलनों के बारे में कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू क्लास।